सुप्रभात बच्चों, मैं शारदा कुमारी मारवाड़ी +2 स्कूल से हूँ। हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत से वर्चुअल क्लास ऑफ गया से जुड़े हैं और मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाऊँगी। पिछले क्लास में मैंने आपको गद्य खंड से निबंध पढ़ाया था। इस बार मैं आपको काव्य खंड ले चलती हूँ और काव्य खंड में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में और उनके बारे में जानेंगे और साथ ही उनकी कविता जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है झंकार, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। जिस समय इनकी रचना चल रही थी उस समय हमारा देश गुलाम था, इसलिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। जैसे इनकी भारत भारती की ये पंक्तियां जो मैं यहाँ पे कुछ डाली हूँ, इसके आगे का भी मैं बोल देती हूँ। ये पंक्तियां हैं जो जिससे समझ में आएगा आप लोगों को कि किस तरह से ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। तो ये पंक्ति है, जो भरा नहीं हो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे मैथिली शरण गुप्त की जीवनी के बारे में। सबसे पहले इस पाठ्य के अंदर मुख्य बिंदु को मैं बताऊंगी कि आप लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कवि परिचय के बारे में। जैसा कि मैं अभी बताई कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको मुझे बताना है, तो ये कवि के बारे में हो गया। फिर उसके बाद शब्द निधि। हर पाठ के अंदर ऐसे कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनके बारे में आप लोग अभिज्ञ होते हैं, तो वो जानने के कारण वो आप लोग को जानना चाहिए, तभी आपको पाठ समझ में आएगा। इसलिए मैं दूसरा रखी हूँ शब्द निधि को, जिसमें शब्द के अर्थ होंगे। फिर तीसरा जो बिंदु है वो क्या है, कविता का सस्वर वाचन, किस तरह से हम कविता को वाचन करते हैं। फिर चौथा में जो कविता हमने पढ़ा उसका क्या करेंगे, भावार्थ को जानेंगे। और उसके बाद पांचवा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के अंदर ही मैं लघुत्तरीय प्रश्न को भी रखी हूँ, इसलिए साथ ही वो दोनों चीज हो जाएंगे। फिर उसके बाद छठा में हम लोग देखेंगे सप्रसंग व्याख्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। कवि परिचय विस्तृत रूप से इसलिए पढ़ाया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं कि 50% प्रश्न जो हैं वो वैकल्पिक आ रहे हैं और वैकल्पिक में हम लोगों को ज़्यादातर कवि परिचय से प्रश्न का सामना करना पड़ता है, तो ज़रूरी है कि इनके बारे में अच्छे से हम लोग जान लें। तो आइए देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पहले बताती हूँ। इनका जन्म से देखिए 3 अगस्त 1886 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। इनके जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में यहाँ मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी। ये आपको आगे अभी ही नहीं, 12वीं कक्षा तक ही नहीं, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार ने, राज्य स्तरीय सरकार की तरफ से मंत्री ने ये घोषित किया है कि 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इनके जन्म दिवस 3 अगस्त है, उसको हम लोग कवि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। पिता का नाम है सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई। ये पिता माता का नाम हो गया। उसके बाद देखिए बहुत सारी किताब में आपको कवि परिचय में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, किताब तो आप लोग खुद भी पढ़ लोगे, महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रही हूँ। वृत्ति यानी व्यवसाय इनका क्या क्या रहा। इनकी शिक्षा दीक्षा का कहीं कोई वर्णन नहीं है, ये स्वयं ही पढ़े हैं। इनका घर में लोग वैष्णव भक्त थे और इसी कारण इनके पिताजी भी थोड़े बहुत कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इनकी जो झुकाव थी वो वैष्णव धर्म की तरफ ज़्यादा थी। तो ये भी एक सच्चे वैष्णव थे और रचना के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा इनको पिताजी से मिली
और उसके बाद इनके घर में एक मुंशी रहा करते थे, सेठ साहूकार के घर मुंशी अभी भी रहा करते हैं, तो वो मुंशी अजमेरी लाल नाम था उनका। तो अजमेरी लाल ने इनकी कविता को लिखने के लिए बहुत ही प्रेरणा आगे बढ़ाएं कि तुम लिखो, बहुत अच्छा लिखते हो। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत अजमेरी लाल भी रहे। उसके आगे इन्होंने द्विवेदी जी को अपना गुरु मानकर उनकी देख रेख में कविताओं की रचना की और लिखते चले गए। तब से जो लिखना शुरू किया 1908 से, वो लिखते ही चले गए और बहुत ही आगे जाके बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिला, बहुत सम्मानित कवि के रूप में हमारे बीच स्थापित हुए हैं। तो इनका जो व्यवसाय है, कवि है, राजनेता भी हैं। आगे मैं बताऊंगी, राज्यसभा के सदस्य रहे 1952 से 54 तक। फिर एक नाटककार भी हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटकों का भी रचना, जिसमें तिलोत्तमा हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित अनघ नाटक हो गया, सिद्धराज, बहुत सारे 5 नाटक इन्होंने लिखे हैं। फिर इसके बाद अनुवादक का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले क्लास में भी, दूसरी भाषा से जो किसी और भाषा में उसको रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। तो ये 4 भाषा के जानकार थे, हिंदी, बांग्ला, ये बांग्ला साहित्य के बारे में इनको बहुत जानकारी थी, और संस्कृत, उर्दू, ये 4 भाषाओं के जानकार थे। और विभिन्न भाषाओं के जानकार होने के साथ साथ इनमें प्रेरणा भी थी कि उत्साहित रहते थे कि और भी भाषा के साहित्य को जाने, और साहित्य को जानने के कारण ही इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें अनुदित किया, यानी अनुवाद किए। तो ये अनुवादक भी हो गए। तो इनका मुख्य पेशा कवि, राजनेता, नाटककार और अनुवादक के रूप में रहा। अब इनकी प्रमुख कृतियां जो अपने जीवन काल में इन्होंने लिखी, तो सबसे पहली रचना इनकी, याद रखिएगा, ये हो सकता है आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में आ जाए कि सबसे पहली रचना मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी है। तो रंग में भंग, जो कि सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में छपी थी। सरस्वती पत्रिका आप लोग बार बार सुन रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ। आधुनिक काल में आप लोग सब जानते हैं, उस समय नवजागरण काल रहा। नवजागरण काल के प्रणेता जो हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए। उसके बाद खड़ी बोली का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। तो खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी ने तो उसका आरंभ कर दिया, उसको आगे बढ़ाने में बहुत सारे लेखकों का योगदान रहा, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो क्या थे, ये व्याकरणिक रूप से जो त्रुटियां होती थी उसको इन्होंने शुद्ध किया और सरस्वती पत्रिका को संपादित करते थे। और उस समय के तत्कालीन जितने भी लेखक थे, सबका एक बहुत ही बड़ा, उसको क्या कह सकते, प्लेटफॉर्म था, जहाँ से वो अपनी लेखनी को आगे सबके बीच में लाने के लिए वो उनका बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहा, जिस पे आके वो अपनी रचना, निबंध हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे कविता हो, सब उसमें प्रकाशित होती थी और उसके बाद जनमानस में छा जाती थी। तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और कहीं न कहीं एक गुरु के रूप में द्विवेदी जी ने इन्हें बहुत सारी कविताओं लिखने के लिए मार्गदर्शन किया, और इसी तरह ये लेखनी के पद्धति को आगे बढ़ाते चले गए। तो रंग में भंग हो गया, जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन से वैष्णव धर्म की ओर झुकाव लाते हैं और क्या मुख्य चीज़ इनकी रचनाओं में रही। एक तो राष्ट्र प्रेम आपने जाना, वो कौन सी जो हमने पंक्ति आपको शुरू में बताया, वो भारत भारती कविता से ली गई है। भारत भारती, जिसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला और राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। तो उसमें जो था भारत भारती में इन्होंने बहुत अच्छे से, पहले तो अंग्रेज क्या था, अगर सीधे सीधे हम लोग क्रांतिकारी स्वर मुखरित करते तो सबको जेल में डाल देते थे।
तो बहुत सारी बातों को भावों में लिखना होता था, जिससे कि हमारे देश की जनता समझ जाए और अंग्रेज को पता भी न चले। फिर भी कुछ कुछ कृतियाँ इनकी, जैसे भारत भारती के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। इसमें इन्होंने पहले क्या 3 खंडों में इन्होंने लिखा है। पहला अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा भविष्य खंड। अतीत के बाद देखो, जहाँ न, सही कहा गया है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। इनको लगा कि अपने देशवासियों को कैसे जागरूक करें कि स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर आगे आएं। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो अपने गौरव गान सुनाया। अतीत खंड में क्या है, भारत में के जितने प्राचीन काल में जितने वीर पुरुष थे, जो यहाँ के गौरव थे, उसके पूरा बखान किए बढ़ चढ़ के, ताकि सब जो अपने आप को निर्बल समझे उनमें पौरुष भर जाए। तो इसलिए इन्होंने अतीत का गान किया। फिर वर्तमान खंड में इन्होंने बताया कि अब हमारे देश की क्या दुर्दशा है। देखो, पहले तो पुरुषार्थ को जगा दिया ताकि दम खम ओज रस सब में भर जाए और वीरता पूर्वक सब आगे आए। और वर्तमान खंड में भारत की दुर्दशा बता डाली, और भविष्य खंड में एक अच्छी कल्पना कर डाली कि हमारा देश का भविष्य कैसे स्वर्णिम है। तो ये इनकी रचना की खूबी थी। कैसे इन्होंने जगाने का भी काम किया, स्फूर्ति भी भर दिया, सबको लड़ने के लिए जागरूक भी कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और अच्छी भारत की कल्पना भी कर डाली बस एक रचना के माध्यम से। वो कौन सी रचना? भारत भारती। तो इस तरह से आगे भी इन्होंने चूंकि जिस समय इनकी रचनाएं चल रही थी, उस समय छायावाद का प्रादुर्भाव हो चुका था। इसलिए इनकी कुछ रचनाओं में छायावाद की भी झलक आती है। और हम लोग आज नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और गुप्त जी ने उसी समय नारी सशक्तिकरण पे बहुत सारी रचनाएं लिख डाली, जिसमें उन्होंने साकेत, यशोधरा, और इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन, और इस तरह से शकुंतला, फिर शूर्पणखा, हिडिंबा, सारे पे कुछ न कुछ रचना की। और उसमें क्या खासियत दिखाया, साकेत में इनकी एक लेख है, मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा पाठ से परे भी मैं बता रही हूँ जानकारी के लिए, कि साकेत लिखने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। तो साकेत लिखने की प्रेरणा, ये एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख आया था, उसको इन्होंने पढ़ा, जिसमें क्या था, रविंद्रनाथ का जो लेख था वो, उसका शीर्षक था काव्य की उपेक्षिताएं। उपेक्षित किसको कहते हैं? जिसको एकदम काव्य से किनारे कर दिया गया, जिनका कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। तो उनकी नज़र उस लेख पे गई। उस लेख को तो उन्होंने पढ़ा। उसके बाद द्विवेदी जी की पत्रिका सरस्वती में उन्होंने उसी से संबंधित एक लेख पढ़ा 1908 ईस्वी में, जो लिखे थे भुजंग भूषण भट्टाचार्य, और उस निबंध का शीर्षक था कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता। हम लोग जब 9वीं कक्षा में थे तब इस निबंध को मैं भी पढ़ी थी, और उसमें बताया गया है कि किस तरह रामचरितमानस तो इतना बड़ा महाकाव्य बन गया, और उसमें सीता का जिक्र हुआ लेकिन उर्मिला का कहीं पे नहीं हुआ। उपेक्षिता का मतलब मैंने बताया कि जिसके बारे में काव्य में कहीं विशेष रूप से चर्चा नहीं हुई हो। इनकी दृष्टि उस निबंध पे पड़ी, और कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत, साकेत लिखने के प्रेरणा स्रोत वही निबंध हुआ जो कि सरस्वती में छपी थी, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता। उससे प्रेरणा लेकर इन्होंने साकेत की रचना कर डाली, और साकेत के 9वें सर्ग से लेके आगे के जितने भी सर्ग हैं उसमें उर्मिला का बहुत ही अच्छा वर्णन है, और एक समाज सेविका के रूप में, या कह सकते हैं नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है कि पति वनवास में हैं, फिर भी यहाँ क्या कर रही हैं, जितनी भी विधवा स्त्री हैं और बाल विवाह वाले जो सब मतलब पीड़ित महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई, सब जितने भी कला हैं उसकी शिक्षा दे रही हैं। एक तो विरहिणी बनी हुई है, लेकिन अपने चेहरे से कहीं विरह की वेदना व्यक्त नहीं होने देती। तो इस तरह से ये महिला सशक्तिकरण का ही उदाहरण है कि कहीं ना कहीं पुरुष के बिना भी किस तरह से वो अपने सतीत्व को संभाल कर
और महिलाओं को सशक्त करने में आगे आ रही हैं। ये साकेत की बात हो गई। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण यशोधरा में भी है। चूँकि आप लोग गौतम बुद्ध की धरती से हैं, हम भी यहाँ पे हैं, गया बुद्ध की धरती है, बुद्ध की पावन धरती है, तो आप लोग सब जानते ही होंगे गौतम बुद्ध की थोड़ी बहुत जो कहानी होगी सुनी होगी। यशोधरा में भले ही उसका विस्तृत रूप दिया गया है। तो इतना त्रिपिटक की रचना हो गई जिसमें बुद्ध की गाथा बहुत हुई, बुद्ध ने कैसे मुक्ति पाने का ये उपाय ढूंढा, ये सारी गाथाएं हो गई। लेकिन उसमें भी क्या, यशोधरा उपेक्षिता रह गई। यशोधरा का जिक्र उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से होना चाहिए। इसलिए इन्होंने, पहले भी मैंने बताया कि काव्य में उपेक्षिता जितनी थी सबको उठा उठा के इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, जो कि एकदम पढ़ने लायक है। यशोधरा में क्या है, यशोधरा में हमारा क्या है कि उसमें है कि गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को सोते हुए और छोटे बच्चे राहुल को सोते हुए छोड़कर चले आते हैं। उसके बाद बताया गया है, विरह में यशोधरा भी कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो कहीं ना कहीं वो स्त्री होने के नाते वह सोचती हैं कि वो मुझे निर्मल समझ रहे थे, क्योंकि तभी तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। उनको लगा कि इसका हृदय कोमल है और ये मुझे रोक लेगी, लेकिन वो यहाँ पे गलत थे। फिर यशोधरा का त्याग भी उन्होंने दिखाया, और त्याग करते हुए अपने सास ससुर को किस तरह से सेवा करना चाहिए, अपने बच्चे को किस तरह से पालना चाहिए, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो, उसको अपने पिता की राह पर कैसे चलना चाहिए, सब कुछ बताते हुए वो राहुल को भी उन्हीं के जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और अंततः क्या कि यशोधरा की महानता इन्होंने दिखाया कि दान स्वरूप जब भिक्षाटन के लिए आते हैं अपने दरवाजे पे गौतम बुद्ध, तो दान स्वरूप अपने पुत्र को दान दे देती है। तो ये यशोधरा की गाथा हुई। ये थोड़ा थोड़ा मैं पाठ का परिचय दे रही हूँ किताब का, ताकि आप लोग का ज्ञान का भंडार थोड़ा सा बढ़े, आगे भी कुछ और काम आए। इसी तरह और भी विष्णु प्रिया है, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी पे ये लिखी हुई रचना है। और राष्ट्र प्रेम से तो मैंने बताया ही, पंचवटी तो सीता रामायण से ही प्रेरित है, फिर जयद्रथ वध महाभारत से। तो इन कहीं न कहीं इनका जो था वो पौराणिक प्राचीनता को लेते हुए नवीनता की ओर बढ़ना इनकी रचनाओं में है। नवीनता को भी इन्होंने पुराने चीज़ों को भी नहीं छोड़ा और नवीनता को अपनाने से भी पीछे नहीं हटे। इनकी रचना जब पढ़ोगे तो ये सारी बातें आपको झलक जाएंगी कि क्या इनकी रचना में कुछ अलग है। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे थे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये हो गया इनकी काव्य की जो जितनी भी प्रतियां हैं, कौन कौन सी मुख्य काव्य संग्रह है उसके बारे में। और अनुवाद पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, शकुंतला, स्वप्न बासव दत्ता आदि। स्वप्न बासव दत्ता भी संस्कृत से अनुदित है, मेघनाद भी वध भी संस्कृत से, ये भी संस्कृत से, अभिज्ञान शकुंतलम से अभिप्रेरित होकर उन्होंने अनुवाद किया इसको। और अब आ जाइएगा सम्मान यानी पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले। तो यहाँ पे मैंने बताया है हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 ईस्वी में इनको मिली, और मंगला प्रसाद पुरस्कार, इसको पारितोषिक भी बोला जाता है। मंगला प्रसाद कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे, मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो ये इनको साकेत की रचना के लिए मिला है 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा। और साहित्य वाचस्पति ये भी मिला है साकेत के लिए 1946 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। तो इतने सारे सम्मान इनको मिले। उपनाम एवं उपाधि, साहित्य जगत में लोग इन्हें दद्दा नाम से पुकारते थे। इनका एक उपनाम दद्दा भी रहा, और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी।
आप लोग के मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि हमने तो दिनकर जी को राष्ट्र कवि पढ़ा है, क्योंकि 10वीं में आप लोग अभी अभी पढ़े हो दिनकर जी की कविता जनतंत्र का जन्म, और उसमें आपको बताया गया है कि राष्ट्र कवि हमारे दिनकर जी हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि पहले राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हुए और दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। यहाँ पे क्लियर। और आगे देखिए, इसी तरह इनकी मृत्यु कब हो गई? 12 दिसंबर 1964 को। ये हो गया आप लोगों का कवि परिचय। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे पहले देखेंगे शब्द निधि। शब्द निधि देखेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे कठिन शब्द होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसके कारण भावार्थ समझने में कविता की परेशानी होती है। तो हर पाठ में ये शब्द निधि होता है। आप लोग एक बार शब्द निधि को देखिए। शिरा, शिरा यानी नस, नाड़ी, धमनी, जो हमारे शरीर के अंदर व्याप्त है, नस, नाड़ी और धमनी, उसको हम लोग शिरा कहते हैं। झंकार, झंकार झंझनाहट वाली चीज़, ऐसे भी झंकार से ये संगीत हमारे अंदर क्या होता है, संगीत की छवि आ जाती है कि झंकृत हो रहा है, संगीत से जुड़ा हुआ ये शब्द है जो संगीतमय ध्वनि है। झंकार, संगीतमय ध्वनि ये वाद्य यंत्रों से भी निकलते हैं। कहीं कहीं कभी कभी झिंगुर को भी आपने झंकृत होते सुना होगा बरसात के रातों में, वो भी झंकार, वो भी संगीतमय ध्वनि ही है। तो इस तरह से आगे देखिए तंत्री, तंत्री यानी बीना के तार, किसी वाद्य यंत्र के जो तंत्र होते हैं। तो यहाँ आप लोग को वीणा जो है उसके झंकार के बारे में पढ़ना है। तो बीना के जो तार हैं जो बने हुए हैं, जिसको हम लोग वाद्य करने के बजाने के समय बजाते हैं, उसको हम तंत्री कहेंगे। आघात यानी चोट, आघात का अर्थ होता है चोट। फिर नियति, भाग्य, गमक, गमक महक जो बोलते हैं वो संगीत का पारिभाषिक शब्द है। ऐसे तो महक हम लोग जानते ही हैं, किसी चीज़ की महक जब आती है, जो सुगंध, खुशबू, तो ये संगीत का पारिभाषिक शब्द है जो कंपनपूर्ण रमणीक ध्वनि के अर्थ में है, जो मन को रमने वाला हो, वो कंपनपूर्ण ध्वनि के रूप में है। गुंजार यानी गूंज, गूंज किसी चीज़ की गूंज, जैसे कोई भी चीज़, कोई स्वर ही हो, इतना गुंजायमान होता है कि सब लोग कोने कोने तक सुन लेते हैं, वो गुंजार हो गया। तार, तार यानी रेशा, रेशा। अखिल यानी संपूर्ण। श्रुतियों, ध्वनियों। भाल, माथा। सम, संगीत का शांतिमय चरम छंद, जब हम सुन के आनंदित हो जाते हैं उसे कहते हैं सम। शकल यानी, यहाँ छूटा हुआ है, सकल यानी संपूर्ण। अब हम लोग कविता का सस्वर वाचन करेंगे और इसके बाद इसका भावार्थ जानेंगे। ये हमारी कविता है जिसे पढ़ना है। इसका शीर्षक क्या है? झंकार। झंकार कविता हम लोग पहले भी सस्वर वाचन कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से हमें करना है। ये इसकी शैली क्या है? प्रगीतात्मक, गीत स्वरूप, और ये कौन सी मुक्तक छंद में लिखी हुई कविता है। हम लोग इसे पढ़ेंगे। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ये कविता याद हो, क्योंकि इससे आपको इस तरह की 12वीं में भी कविताएं होंगी, परीक्षा के लिए उपयोगी होता है। क्या? सप्रसंग व्याख्या के लिए, तब आप लोग जानोगे तब ना कि किस पाठ से है। तो इसलिए कविता को याद करना है। इस शरीर की सकल सिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झंकार। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार।
कर प्रहार, हाँ कर प्रहार, भार नहीं यह तो है प्यार। प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। ये है हमारी कविता। और इसके नीचे फिर है, ताल ताल पर भाल झुकाकर मोहित हो सब बारंबार, लय बंध जाए और क्रम क्रम से सब में समा जाए संसार। ये हमारी कविता है। इसका सस्वर वाचन हुआ। अब आप लोग आगे इसका भावार्थ देखेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। एक चीज़ और जानिए, आप लोग शायद पहली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि कोई एक जो कविता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका भावार्थ एक ही हो। इस चीज़ को समझिए, केंद्रीय भाव एक होता है, मगर मैंने कहा था पहले भी, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि की कल्पना का कोई सार नहीं है। कवि किस भाव में लिख रहा है वो आपको समझने का नज़रिया होना चाहिए। तो इस कविता में भी भाव दो हैं, पर आपको क्या पढ़ना है, केंद्रीय भाव राष्ट्रीय भावना ही है। दूसरी भावना क्या है, रहस्यवाद है, आत्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई भाव है। लेकिन आप लोग चूंकि पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रीय भावना के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं राष्ट्रीय भावना के बारे में बताऊंगी। और बाकी आप लोग जो कल्पना करने की जिनकी शक्ति है वो दूसरे भाव से भी आप कर सकते हो। मैंने बता दिया है कि छायावाद से प्रभावित ये कविता भी है, जो कि जिसमें मैंने बताया कि रहस्यवाद की झलक है। उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और बाकी तो जो आपको पढ़ना है परीक्षा उपयोगी, वो तो मैं पढ़ाऊंगी। तो वो आप लोग पहली पंक्तियां जो देखिए, क्या है, इस शरीर की सकल सिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है उठने दे ऊंची झंकार। तो इन पंक्तियों में क्या, पूरी कविता में ही कवि का राष्ट्रीय भावना मुखरित हो रहा है। तो कवि एक क्या है, सत्यनिष्ठ देशभक्त हैं, जो पूरी तरह से अपने देश पे कुर्बान हैं। तो पूरी तरह से जो मन क्रम वचन से किसी चीज़ पे आप न्यौछावर हो जाइए तो किसी और चीज़ की चिंता नहीं होती है, चाहे उस पर हम पूरी तरह से राख में क्यों न मिल जाए, लेकिन जो हमारी लक्ष्य होती है, हमारी कामना होती है, उसमें हम सफल होने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे। जिस चीज़ को हम ठान लें, अगर ऐसा करते हैं तो आप में ये सकारात्मक है पहलू, ऐसा होना चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो पूरा होना ही होना है। जिस तरह के कवि ने सोच लिया था, ठान लिया था कि हम अपने देश के नागरिकों को जागरूक करेंगे तो करेंगे ही, और किया ही। तो कैसे जागरूक किया, यहाँ पे तो बेचारे कवि इस समय जो भारत भारती की रचना हुई, जेल में डाल दिए गए। बहुत सारे हमारे कवि जेल में भी रचना करते रहते थे। तब इन्होंने सोचा कुछ अलग सी बात लिखें जिससे जनता जागरूक भी हो जाए और मैं पकड़ा भी न जाऊं। तो उस तरह की ये है पंक्ति, जिसमें क्या, भारत माता को एक वीणा स्वरूप देखा गया है। वीणा स्वरूप, और उसके तार कौन है, हम भारतवासी हैं, कवि हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि मैं अपनी शरीर के सकल सिराओं को क्या करूं, हो तेरी तंत्री के तार। हे भारत, वीणा स्वरूप भारत माता, आपके वीणा के तार बना देना चाहता हूं। अपनी शरीर की सारी नसों, अपनी धमनियों को आपके वीणा के तार में बांध देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि कभी इन्होंने प्राचीनता को छोड़ा नहीं है, अपनी परंपरा को छोड़ा नहीं है। आपने भी ये कहानी सुनी होगी कि दधीची मुनि जो हमारे यहाँ थे, अपनी हड्डियों को दान कर दिए थे। क्यों? क्योंकि राक्षस बहुत सारे जो मुनि लोग तपस्या करते थे, तपस्वी सबको क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, मार देते थे, ध्वस्त कर देते थे उनके आश्रम को। तो उनके कल्याण रूपी ऐसा वरदान था कि उनकी जो हड्डियों को दान करेंगे उससे एक पत्थर के ये मनुष्य बनाए जाएंगे जिससे सबका नाश होगा। तो उन्होंने क्या किया, सभी की कल्याण हेतु
परमार्थ हेतु उन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया। तो ये हमारी गाथा है, हमारे गौरव की बात है, हमारी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो बताती है कि समर्पण किस तरह से पूर्ण रूपेण होना चाहिए। तो कभी कभी यहाँ पे वही भाव परिलक्षित है, क्या है, अपनी नसों, अपनी धमनियों को भी भारत माता पे न्यौछावर करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आघातों की क्या चिंता है, जब आपके बीना के तार बजाने के लिए उस पर आघात करते हैं कि नहीं, बिना आघात के बिना नहीं बजता है, तार पे आघात करेंगे तभी तो उससे स्वर निकलेगा। तो कवि को पता है कि मुझे बहुत सारे आघात, चोट सहने पड़ेंगे, तभी झनकार जो है भारतीयों को जागरूक करेंगे और लोग बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेंगे, लोगों की पुरुषार्थ जागेगी और लोग वीर रस से ओतप्रोत होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदेंगे। इसलिए इन्होंने ये कविता लिखी है। तो इन्होंने कहा कि मुझे चोटों की चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितने आघात हों, मेरा बस एकमात्र लक्ष्य है कि अपने देश को आज़ाद कराऊं और उसके बाद पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करूं। ये कवि की इच्छा है। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसी झनकार उठे इस बीना से, आघात जितना हो, जितनी जोर से चोट लगे तो लगे, लेकिन इस तरह से झंकार उठे कि विश्व के कोने कोने तक सुनाई पड़े। स्पष्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी पंक्तियां हैं, नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार, देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। तो अब कवि कहते हैं कि मेरी महती कामना है कि मातृभूमि के उत्कर्ष में मैं एक निमित्त बनूं, निमित्त यानी साधन बनूं, उनका माध्यम बनूं। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मातृभूमि के जो उत्कर्ष है आगे बढ़ाने में, उनको गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने में मैं एक माध्यम बनूं, जिससे मेरा भाग्योदय हो, मेरा मातृभूमि के साथ साथ मेरा भी जय घोष हो, और मैं भाग्योदय हो जाए। और किसी के भी भाग्योदय जब होते हैं, यानी अच्छे दिन जब आते हैं, तो नृत्य करने का मन करता है। वही कवि कह रहे हैं कि तब मैं नृत्य करूं और लोग जो नृत्य करें इस खुशी में, उसका भी आनंद उठाऊं मैं। ये कवि कह रहे हैं। प्रकृति सहयोगिनी बने। जब हम आनंद की स्थिति में होते हैं तो प्रकृति अपने आप सहयोगिनी हो जाती है, आप गौर कीजिएगा। और जब दुखी होते हैं तो फूल भी अंगार लगते हैं। तो अपने आप जाहिर सी बात है कि जब आनंदित हो गए हैं, हमारा देश आज़ाद हो गया, हर कोने कोने की प्रकृति भी लगेगी कि हमारा साथ दे रही है। सारे फूल खिल गए हैं, हरियाली छा गई है। तो प्रकृति सहयोगिनी का अर्थ यही हुआ कि आनंदित हो गए और प्रकृति भी सहयोगिनी बनी। उन्नति विकास के जितने भी सुर स्वर हैं वो सब क्या हो गए, साकार हो गए। मैंने पहले भी बताया है कि कभी भारत की जो ये गुलामी की जंजीर में भारत माता है उसके बारे में तो बताया ही, उनकी लोगों भारतवासी की जो वेदना है उसके बारे में भी बताया, भारत माता की वेदना के बारे में भी बताया है, और उसके आगे भविष्य की भी कामना की है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद कैसे विश्व में प्रतिष्ठित हो और विश्व के कोने कोने में भारत को एक विश्व गुरु के रूप में माने। तो ये है आनंद उनको आ रहा है कि उस आघात के बाद जो आज़ादी हम लोग को मिले, तो इस तरह का आनंद हो, मेरा भाग्योदय हो जाए और यह सुर संधान देश काल की सीमा से परे जा पहुँचे। मतलब सीमा से परे यानी देश विदेशों तक और भी सभी देशों तक। ऐसी गुंजार का मैं आकांक्षी हूँ। कौन इस तरह की गुंजार का आकांक्षी कौन है? कवि है। अब आगे है, कर प्रहार हाँ कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार, प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार। तो इसमें इन पंक्तियों में क्या है, इन पंक्तियों में ओज गुण दिखाई पड़ रहे हैं। वीर रस, जैसे वीरों को ये उत्तेजना भरने के लिए
जो पंक्ति कही जाती है वो है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे प्रहारों की चिंता नहीं है, बार बार प्रहार करते रहो और मैं उस प्रहार को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं प्रस्तुत हूँ उस प्रहार को सहने के लिए। मेरे शत्रुओं, तुम्हें जिस तरह से प्रहार करना हो, मुझे मार्ग से हटाने की इच्छा हो, वह करो। और जब हम अपने दमखम से आगे आते हैं ना, तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें रास्ते से हटा दे। कभी को भी यह बात मालूम है। और एक चूंकि वो क्या है, महात्मा गांधी से प्रभावित है, तो अहिंसा के भी पुजारी हैं। वो कह रहे हैं मुझे करो तुम प्रहार, लेकिन मैं तुम्हें प्यार से ही जवाब दूंगा। प्रहार मुझ पे जितना भी हो वह करो, मैं इसे प्यार समझकर स्वीकार करूंगा। और क्या कहूँ, मैं तन मन धन से तुम्हारे प्रहार सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसमें कवि की इन पंक्तियों में अहिंसावादी जो भावना है वो प्रखर होकर आती है। और ये महात्मा गांधी से ऐसे भी प्रभावित थे, उनसे उनकी विचारों को आत्मसात किया था, इसलिए इन पंक्तियों में इनकी अहिंसावादी भावना झलकती है। आगे चले हम। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। तो यहाँ पे क्या है, फिर से क्या करते हैं, कवि मातृभूमि को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे तार से जो जितने जोर से झनकार होंगे तो क्या होंगे, संपूर्ण द्वार खुल जाएंगे। यानी यहाँ द्वार खुलने का मतलब क्या है, श्रुतियों के द्वार, यानी सुनने के द्वार, कान के द्वार। तो जितने भी भारत की जो जनता है वो क्या है, अभी जो सुसुप्तावस्था में हैं, जिन्हें अपनी गुलामी का आभास नहीं हो रहा है, वो आज़ादी के लिए आगे स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कूद रहे हैं, उनके भी कान के द्वार खुल जाए। किससे, इनकी जो बीना के झंकार है उस पर बहुत जोर का आघात करने के लिए मातृभूमि को संबोधित करके कहते हैं कि मुझे तो प्रहारों की चिंता नहीं है, मुझे कोई चोट नहीं लगेगी, जितने जोर से हो सके आघात करिए ताकि झनकार से पूरे देशवासी जागृत हो जाएं। आगे चलते हैं। ताल ताल पर भाल झुकाकर मोहित हो सब वारंवार, लय बंध जाए और क्रम क्रम से सब में समान जाए संसार। तो जब बीना बजते हैं तब जो वो यहाँ पे संगीत की सुर और लय ताल की बात हो रही है और उसके माध्यम से कवि अपने राष्ट्र प्रेम को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं हर ताल पर सभी अपना शीश झुकाकर हमारे देश का स्वरूप पर शीश झुकाएं और हमारे देश का स्वरूप पर संपूर्ण विश्व मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए। ये भविष्य की कामना है कि जो हमारी जो आज़ादी होगी उसके बाद का स्वरूप कैसा होगा। मैंने पहले भी कहा कि इनकी रचना में तीनों चीज़ नज़र आती है। अतीत का खंड जिसमें हमारे देश का गौरवगान है, वर्तमान जिसमें गुलामी की जंजीरों में भारत माता जकड़ी हुई है उसके बारे में, और उसके बाद फिर भविष्य की चिंता इनको भी है। तो वो कह रहे हैं कि सब पूरा विश्व हमारे देश पे मोहित हो जाए, जैसे मधुर मोहक ताल सुनने का बार बार मन करता हो। यहाँ पे क्या है, लय बंध जाए और क्रम क्रम से इस तरह की लय बंधे कि मोहित होकर उस ताल को बार बार सब सुनने की इच्छा जाहिर करें। अब गुंठन के लिए अवकाश नहीं हो, कोई कुंठा नहीं हो किसी में, शेष मात्र भी, लेश मात्र भी कुंठा नहीं हो। ऐसी समत्व भावभूमि तैयार हो कि हमारे देश को में क्या हो, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की आश कल्पना जो किया है वो साकार हो उठे। ये
कविता पूरी हुई, कविता का भावार्थ पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी की तरफ। इससे पहले एक चीज़ और जानते हैं, कभी कभी पाठ से परे छात्रों को कहा जाता है कि आप कल्पना कीजिए, खुद से कुछ ऐसी कविता लिखिए, या फिर कहा जाता है कि इस तरह की कविता अगर समकालीन या फिर बाद में भी जो कवियों ने रचना की है उसको आप लोग बताएं। तो मेरे ख्याल से मुझे एक याद है, इस तरह की एक कविता है, राम अवतार त्यागी जी के कविता है। वो कौन सी कविता है? समर्पण कविता, जिसमें उन्होंने कहा है तन समर्पण मन समर्पण, तन समर्पण मन तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ और भी कुछ दूं, देश की धरती में चाहता हूँ तुझे और भी कुछ दूं। तो समर्पण की भावना हमने झंकार कविता में भी पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त जी की भावना, उसी तरह की भावना इस समर्पण कविता में है। रामावतार त्यागी जी की लिखी हुई कविता, आप लोग इसमें समझ रहे हो, 900 नारियों को उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने समर्पित किया, और ये भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए देश पे कहते हैं। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये पंक्तियां हैं। तो इस तरह की ओजपूर्ण पंक्तियां और लोगों ने भी लिखा, लेकिन सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय कवि, जिस तरह गद्य खंड में आधुनिक काल की शुरुआत में जिस तरह गद्य खंड में कलम के सिपाही प्रेमचंद लिख रहे थे, समकालीन रचना पद्य खंड में मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे थे। उस समय हमारी खड़ी बोली की विकास हो रही थी, और खड़ी बोली में इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं की, और ज़्यादातर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, और मैंने फिर कहा कि नारी उत्थान पर भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी। तो अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैं 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को रखी हूँ, जिसमें है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये सब आपको पहले भी कवि परिचय में मैं बता चुकी हूँ। आप लोग इसे अभ्यास के दौरान पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। मैंने कुछ प्रश्न हल भी किए हैं और कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए शेष भी छोड़ा है, ताकि आप लोग भी कुछ प्रयास कर सको। तो यहाँ पे जन्म है, मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम बताया हुआ है, सेठ रामचरण गुप्त। आधुनिक काल का तुलसी की संज्ञा किस कवि को दी गई? तो हमने पहले शायद इसको जिक्र करना मैं भूल गई। अभी देखिए, आधुनिक काल का तुलसी की संज्ञा मैथिली शरण गुप्त को दी गई। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूंगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया नहीं। तो क्योंकि आधुनिक काल रामचरितमानस के तर्ज पर इन्होंने साकेत की रचना की। साकेत महाकाव्य मैंने बताया कि साकेत महाकाव्य है, और उसमें रामचरितमानस की रचना के आधार पर ही अयोध्या का वर्णन किया गया है, और मुख्य रूप से उर्मिला के बारे में, जो काव्य की उपेक्षिता रही, उनके बारे में बताया गया है। तो चूंकि वो आधुनिक काल के रामायण के रूप में लोग उन्हें देखें, तो आधुनिक काल का तुलसी की संज्ञा मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई। ये इम्पॉर्टेंट है, और ये अभी के लिए ही नहीं, 12वीं कक्षा के लिए ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रश्न आपको आगे भी पूछे जाएंगे जब आप अपने आगे के रोजगार के लिए परीक्षाएं देंगे। उसमें कवि दिवस के रूप में किस कवि के जन्म दिवस को मनाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी के। देश के प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को मिली? मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त जी को राज्यसभा की सदस्यता कब से कब, यानी कब की कालावधि तक मिली, जो लिखे 1952 से 1954 ईस्वी तक। फिर मैथिली शरण गुप्त जी की पहली काव्य रचना क्या था? रंग में भंग। आगे बढ़ेंगे। साहित्य जगत में गुप्त जी को लोग क्या कहकर संबोधित करते थे? तो दद्दा। गुप्त जी किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के। आगे देखिए, गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक
उनकी किस रचना के लिए मिला? साकेत के लिए। गुप्त जी को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली थी? 1954 ईस्वी में। यशोधरा किस काव्य की रचना है? किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। यशोधरा एक चंपू काव्य है। आपसे ये बाद में प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं उस पर प्रकाश डालते जा रही हूँ। यशोधरा आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा कि यशोधरा किस तरह की काव्य है, तो आप लोग लिखेंगे चंपू काव्य। अब आप लोग सोच रहे हो चंपू काव्य होता क्या है? चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसकी लेखनी गद्य और पद मिलाकर की गई हो। कहीं कहीं पे गद्याधारित हो कहानी स्वरूप में, और कहीं कहीं पे कविता के रूप में। उसे हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। फिर है झंकार को किस शैली में रचित किया गया है? मैं पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताई थी कि प्रगीतात्मक गीत स्वरूप जो गा सकते हैं एवं मुक्तक शैली में। झंकार कविता की काव्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी। तिलोत्तमा नाटक के नाटककार मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी किन किन महापुरुषों के विचार से प्रभावित थे? ये चीज़ मैं पाठ पढ़ाते वक्त भूल गई, छूट गया है, लेकिन अभी आप लोग प्रश्न में ये चीज़ देख लीजिए कि वो किन किन महापुरुषों के विचार से प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद के विचारों से। झंकार कविता किस भावना का प्रक्षेपक है? तो राष्ट्रीय भावना। फिर अंत में गुप्त जी की मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1964। वैकल्पिक जो प्रश्नोत्तरी है वस्तुनिष्ठ जो रहेगा उसके लिए इतना काफ़ी है। आगे हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को रखा है, वो आप लोग को PDF में मिल जाएगा, आप लोग उसे देख लेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न पाठ से आप लोगों को अभ्यास करने के लिए मैंने छोड़ा है, उसको आप कर लीजिएगा। एक बार मैं सप्रसंग व्याख्या के बारे में बता दूं कैसे किया जाता है। व्याख्या मैंने कर दिया है, उसको मैं बता दूं। तो ये पंक्तियां आपको लोग को याद रखना है, पहले भी मैं बताई हूँ कि पंक्तियां आएंगी जो आपको ये इसका ज्ञान होना चाहिए किस कविता की है, किस कवि ने इसकी रचना की है, क्योंकि व्याख्या के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग संदर्भ और प्रसंग कहते हैं। ये व्याख्या नहीं है, ये तो इससे 2 पंक्ति देकर ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं मुख्य रूप से आपको व्याख्या के बारे में बताना चाह रही हूँ कि आप लोग व्याख्या कैसे करेंगे। प्रश्न तो PDF में आप लोग देख लीजिएगा। ये व्याख्या के लिए पंक्तियां हैं। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। जब सप्रसंग रहेगा तो बिना प्रसंग और संदर्भ दिए हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए सप्रसंग व्याख्या कैसे किया जाता है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। इसी आधार पे और सभी जो कविता या कहानी होंगे उसकी जो व्याख्या होगी ऐसे ही होगी। तो यहाँ पंक्तियां दी गई है, उसका व्याख्या आगे देखते हैं। तो इसके व्याख्या के अंतर्गत हम 4 पॉइंट बनाएंगे, और अगर 4 में आपको लग रहा है कि शब्दों की कमी पड़ रही है तो 3 भी लिख सकते हैं। जैसे पहला में हम लोग जोड़ देंगे प्रसंग एवं संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ यानी कहाँ से संदर्भ लिया गया, संदर्भित है, वो उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद प्रसंग, मतलब कोई भी घटना घटती है तो उसके पहले की जो किस उसकी पृष्ठभूमि होती है उसको हम लोग बताते हैं। तो कविता में भी जो ये पंक्तियाँ किस कौन सी परिस्थिति थी कि कवि ने ऐसी रचना कर डाली, इसको हम प्रसंग के रूप में लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा में व्याख्या, जो उसके अर्थ हैं उसको अर्थ को पूरी तरह से विश्लेषित करेंगे। फिर उसके बाद जो कविता है, सप्रसंग व्याख्या में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विशेष कुछ न कुछ जरूर होता है कविता में, कविता की काव्य पंक्तियाँ में। तो सबसे अंतिम में आप लोग विशेष जरूर दीजिएगा। विशेष यानी उसमें कुछ अलग से क्या है, कौन से अलंकार हैं, कवि की कौन सी भावना जो कि विशिष्ट है वो उसमें दिख रही है, तो ये लिख सकते हैं। या फिर विशेष में ये भी लिख सकते हैं कि इस कविता से प्रभावित और कौन सी कविता है और कौन से कवि आगे लिखे हैं, उसको भी आप तुलनात्मक रूप में दे सकते हैं।
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे हम एक उदाहरण स्वरूप आपको समझा देते हैं, बाकी आप लोग PDF से कर लीजिएगा। प्रस्तुत सारगर्भित पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 1 से संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित झंकार शीर्षक कविता से ली गई है। जहां ये प्रसंग हो गया, ये संदर्भ हो गया, यहाँ तक प्रसंग क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं उसका थोड़ा सा सार। जहां कवि तंत्री के तार की तरह अपने जीवन की आहुति देने के लिए आतुर हैं या तत्पर हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से में क्या झलक रहा है कि कवि अपने जीवन की आहुति देने के लिए किस पे, अपने देश पे तत्पर हैं। ये हो गया प्रसंग। अब आगे कविता का अर्थ, जो मैं पहले भावार्थ कह चुकी हूँ, वो अर्थ आप लिख दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए, ये यहाँ पे आप व्याख्या न लिख के अर्थ भी लिख सकते हैं, दोनों चीज हो सकता है। आगे का जो सप्रसंग व्याख्या है 5 का ख, उसमें मैंने अर्थ ही लिखा है, तो आप लोग इससे विचलित नहीं होइएगा, क्योंकि ये दोनों चीज ही लिखा जा सकता है, व्याख्या भी लिख सकते हैं और अर्थ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप विशेष में देखो, इन पंक्तियों में क्या विशेष है। मैंने कहा कि जो कुछ हटके हो, यहाँ इन पंक्तियों में तार तार और तान तान में विप्सा अलंकार है। विप्सा के साथ साथ और क्या है, अपनी अंगुली अखिल, यानी आ की आवृत्ति बार बार हो रही है, आ ध्वनि की आवृत्ति बार बार। जहां आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे अलंकार, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और भी कविता में आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, तो वो वहां आंख मूंद कर अनुप्रास अलंकार लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये विशेष हो गया। इसी तरह आगे का 5 का ख भी मैंने किया है। अभी तो मैंने वो जो एक परफॉर्मा होता है, जिस तरह से लिखा जाता है, वो नियम आपको समझा दी मैं व्याख्या के लिए, इसलिए इसे भी आप लोग देख लीजिएगा इसमें। और इसके बाद के जो प्रश्न है आपके पाठ में से संबंधित, वो आप लोग खुद करिएगा। और जो भी कमी लगे आपको या कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगी। और इसके साथ आप लोग अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।